हेलो एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बेसिकली हमने जो स्टार्ट करी है सोशोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली सीरीज़, उसमें ये चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है रिलेटेड टू थियोरेटिकल स्ट्रैंड और पॉजिटिविस्ट वो हमने कवर कर लिया है। आज हम नॉन पॉजिटिविस्ट को देखने वाले हैं। सो इसको देखने से पहले आप इन दोनों को ज़रूर देख लेना। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम इंटरप्रेटिविस्ट को देखने वाले हैं, फेनोमेनोलॉजी को देखने वाले हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म देखने वाले हैं और एथनोमेथोडोलॉजी देखने वाले हैं। वैसे एम्फोसाइज क्या होगा, ज़्यादातर मेरा एम्फोसाइज होगा इस पे, फेनोमेनोलॉजी पे, क्योंकि इंटरप्रेटिविस्ट मैं आपको आज तो कवर कराऊंगा ही कराऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको वेबर जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको मैं और डिटेल में ले जाऊंगा। और सिमिलरली सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ हर्बर्ट ब्लोनर के बारे में। बट इसके आगे आपको इससे रिलेशन कैसे करना है जीएच मीट से, वो जब हम जीएच मीट पढ़ेंगे तो मैं आपको इससे रिलेट करके दिखा दूंगा। बट बेसिकली आज इनका जो कॉन्सेप्ट है हम उसको समझेंगे। फिर हम बात कर लें एथनोमेथोडोलॉजी की, तो ये कहीं ना कहीं फेनोमेनोलॉजी का एक फर्दर पार्ट है। सो उसको भी हम उससे रिलेट करके आज समझेंगे। वैसे आज के लेक्चर में इतना इंटरेस्टिंग क्या है, आज के जो इंटरेस्टिंग सी बात है ना वो ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं इन चारों में ना सेंटेंस मेरे भले वेरी कर रहे हैं, बट आपको लगेगा कि यार सर तो कंटेक्स्ट तो एक ही कह रहे हैं, बात तो एक ही कह रहे हैं। तो इन चारों में ना वेरिएशन बहुत कम है। सो इन चारों को कैसे अलग अलग समझना है उसके लिए मैं कुछ आपको एग्जाम्पल कोट कराऊंगा। उससे क्या होगा कि आप डिफरेंस समझ पाओगे। वैसे सबका जो इम्फोसाइज होता है वो इसी पे होता है कि किसी सोशल एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग अटैच है, और ये उसी मीनिंग के पीछे परेशान है कि हमको ये मीनिंग जानना है। अगर आपको किसी भी एक्टिविटी को समझना है उसके पहले उस होता ना कि एक सोशल रोल आपके कॉन्शियस को डिज़ाइन करता है, उसको डिसिफर करेंगे हम। सो इन चारों का इम्फोसाइज इन चीज़ों पे है। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिसिफर कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आए हुए हैं हमें उन्हें कैसे अप्रोच करना है। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें हाँ, ये जो मीट थ्योरी और आप जीएच मीट देख रहे हो, ये इसको आप प्रॉपर तरीके से तब आज तो मैं आपको बताऊंगा हर्बर्ट के बारे में, बट आप इसको रिलेट अच्छे से तब कर पाओगे जब आप मीट वाला टॉपिक देखोगे। ये हम थिंकर में कवर करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं नॉन पॉजिटिविस्ट की। सो ये एक बेसिकली फाइट है। हुआ क्या, पहले फ्रेंच स्कूल जिनको जैसे बेसिकली मेन पार्टिसिपेंट जो थे वो स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर थे, इमाइल डुर्खीम थे। इन्होंने क्या था, इनका फोकस था कि कैसे कैसे ना करके हमें सोशियो को एक नेचुरल साइंस के बेसिस पे प्रेजेंट करना है, ताकि हमारी जो डिसिप्लिन जो बेसिकली इमर्ज हो रही है वो एक लाइक कहते हैं ना कि उसको फिलॉसफी से नहीं इमर्ज कराना है हमें, उसको एक खुद की एक पहचान दिलानी है। उसी अब क्या हुआ कि इनका पूरा फोकस जो था वो मैटर पे था, और जो भी हम एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, चीज़ों में ऑब्जेक्टिविटी लानी है। इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ को रखा कि जो सोसाइटी है वो प्राइम है, मैक्रो कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं। सोसाइटी को उन्होंने बहुत प्रेफरेंस दी। इनका बस यही था जो इंडिविजुअल हैं वो बेसिकली सोसाइटी की वजह से हैं। अब आप जब इनको जर्मन स्कूल पढ़ोगे तो आपको मैं बताऊंगा कि इन्होंने कैसे, इनका ये जो प्रोपोनेंट ये कहते हैं कि बेसिकली सोसाइटी जो है ना वो इंडिविजुअल के रोल से बनी है, और यहाँ पे क्या है कि सोसाइटी प्राइम है, इनके लिए इंडिविजुअल प्राइम है। तो यहाँ आप रिलेट कर सकते हो जो मैंने आपको पढ़ाया था नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक। तो नोमोथेटिक मैंने आपको क्या बताया था लास्ट टाइम, एन फॉर एन मतलब नेचुरल साइंस, दैट इज पॉजिटिविस्ट। तो इसलिए प्लीज़ लास्ट लेक्चर विजिट कर लो, बिकॉज तभी चीज़ों की आप एक कहते हैं ना रिलेशन बना पाओगे और चीज़ों में। और इडियोग्राफिक में मैंने आपको क्या बताया था, आई फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब माइक्रो कॉन्सेप्ट, दैट इज नॉन पॉजिटिविस्ट। तो इस तरीके से आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ये कुछ छोटे मोटे ट्रिक मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे। सो नॉन पॉजिटिविस्ट का बेसिकली मतलब क्या है, नॉन पॉजिटिविस्ट का मतलब ये है कि एक पर्सन या सोशल मैन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको एक आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग बीइंग समझो। लाइक उसकी खुद की एक कॉन्शियसनेस होगी, वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा उसमें उसकी कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के जो परसेप्शन डेवलप है उसमें बहुत बड़ा रोल होगा। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे दूं
तो वेबर ने चूज़ किया ब्यूरोक्रेट्स के बारे में जब उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की पढ़ाई करी। तो कहीं ना कहीं उनको ये पढ़ने की बहुत पहले से ही लालसा थी, इसलिए तो वेबर कहते भी हैं, जब मैंने आपको ऑब्जेक्टिविटी पढ़ाई तो मैंने आपको बताया भी था कि वेबर कहते हैं कि जब हम सब बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी तो पॉसिबल है हमें लाना ही ऑब्जेक्टिविटी है, बट पहले लेवल पे थोड़ी सब्जेक्टिविटी आएगी। सब्जेक्टिविटी बोले तो जब मैं टॉपिक चूज़ कर रहा हूँ तो मेरा उसमें परसेप्शन डेवलप हो जाएगा। तो ये एक लाइक इनका एक्सप्लेनेशन था। और नॉन पॉजिटिविस्ट में इसके अलावा लाइक इनकी और जो आइडियाज़ हैं वो ये हैं कि जो सोशल फेनोमेना होता है वो एक मतलब जो आइडियाज़ हैं इंडिविजुअल के, उनका एक कहते हैं ना समूह या फिर एक सम, वो डिज़ाइन करता है एक सोशल एक्ट को या फिर सोशल फेनोमेना को। इनके एलिमेंट की बात कर लें तो ये बेसिकली स्टडी करते हैं इंटरनल प्रोसेस को, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इमोशन के थ्रू, हमारे मोटिव्स के थ्रू, हमारा एस्पिरेशन क्या है, कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं सोशल रियलिटी को। ये जो फोकस इनका जो मेथडोलॉजी होती है ना, उस पर इनका फोकस जो है वो क्वालिटेटिव पे है। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, क्वांटिटेटिव। पॉजिटिविस्ट का फोकस क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव बेसिकली डेटा पे फोकस करना। ये कहते हैं क्वालिटेटिव, आप इमोशन पे फोकस करो ताकि हम उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। इसके अलावा यही चीज़ है कि ये सोशल रियलिटी को लाइक उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस परसेप्शन में डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस मैं फैक्ट 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 मारता चला जाऊँ। मैंने जा कर के देखा कि सुसाइड हो रहा है, मैंने स्टडी करी सुसाइड की, मैंने देखा कि अच्छा ये सोशल फेनोमेना है, तो मैंने फैक्ट देखा। और ऐसा तो है नहीं कि हर समय वो सोशल फेनोमेना होगा, हो सकता है देयर में भी चांसेस कि वो इंडिविजुअल फेनोमेना भी हो। तो ये एक डिबेट है, वो जब मैं आपको आगे बताऊंगा ना नॉन पॉजिटिविस्ट और पॉजिटिविस्ट के बारे में जो डिबेट है, वैसे आपको डुरखाइम का ये जो सुसाइड का एग्जाम्पल है इसे मैं कवर कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यू आइडियलिस्ट के बारे में। तो न्यू आइडियलिस्ट इनका क्या है, ये बेसिकली दो इसमें डिल्थे थे जिनको, और इसके अलावा विल्हेम डिल्थे और रिकर्ट। ये बेसिकली इनका ये फोकस था कि जो सोशल ऑब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए सोशोलॉजी का, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कंसाइंस प्रेजेंट है। तो जब ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। आप चीज़ों में जनरलाइज नहीं कर सकते कि अच्छा ये चीज़ हो रही है, ये फैक्ट है मेरे पास तो इसके बेसिस पे ये हो गया, ये नहीं होगा। इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया। इसके अलावा इनकी और चीज़ें कह लें तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया माइंड मैटर डाइकोटमी। माइंड मैटर, माइंड फोकस किस कौन कर रहा है, नॉन पॉजिटिविस्ट लोग। मैटर पे फोकस कौन कर रहा है, पॉजिटिविस्ट लोग। तो ये कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये दोनों डाइकोटोमस हैं, इनका यही अप्रोच है। तो ये बेसिकली न्यू आइडियलिस्ट है। और नॉन पॉजिटिविस्ट के प्रोपोनेंट कौन थे, हैरोल्ड गार्फिंकल, इन्होंने अपनी थ्योरी दी है एथनोमेथोलॉजी के बारे में। अल्फ्रेड स्कूट्स, इन्होंने अपनी थ्योरी दी है फ्रेनोलॉजी के बारे में, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। इसके अलावा मैक्स वेबर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैक्स वेबर। सो इस अप्रोच मतलब एक हम जो पहला अप्रोच देख रहे हैं उस अप्रोच को हम 2-3 नाम से बुलाते हैं। उसको आप इंटरप्रेटिविस्ट बोल सकते हो, उसको आप वर्स्टहीन अप्रोच बोल सकते हो, उसको आप हर्मेनेटिक्स बोल सकते हो। बेसिकली वर्स्टहीन का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को समझना, बट आप सामने को कब समझोगे, जब सामने वाले को आप खुद सामने वाले की उस सिचुएशन में खुद को रखोगे। जैसे यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, आई नो एग्जैक्टली हाउ यू फील। अब दोनों को लगी पड़ी है कायदे वाली, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि अच्छा हाँ तुम अगर रो रहे हो तो तुम क्यों रो रहे हो, उसका कारण क्या है। ये हो गई पहली चीज़। इसके अलावा इंटरप्रेटिविज्म, आप वर्ड से ही समझ जाओ कि चीज़ों को इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट मतलब जो भी उसके पीछे की मीनिंग है उसको इंटरप्रेट करना है। तो ये कहीं ना कहीं एक सब्जेक्टिव स्टेट है, उस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है। और किसी भी आप कुछ भी चीज़ जनरेट कर रहे हो ना, तो उसके पीछे एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप देखो। कोई इवेंट है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, उस चीज़ को समझना है आपको। इसके अलावा देखो वेबर साइंटिफिक अप्रोच क्यों मैं इनको बोलता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको ऑब्जेक्टिविटी में बताया था कि वेबर कहीं ना कहीं इनका एम्फसाइज है कि सोशोलॉजी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए।
बट ये भी मानते हैं कि शुरुआत में जब हम टॉपिक चूज़ करते हैं, जैसे इन्होंने जब ब्यूरोक्रेसी चूज़ करी टॉपिक एज अ रिसर्च, तो थोड़ा हमारा बायसनेस आ जाता है, बट उसके बाद कोशिश करना चाहिए रिसर्चर को कि कोई बायसनेस नहीं आए उसके सब्जेक्ट में। सो इसीलिए वो कहते हैं कि एक फ्रेमवर्क बना के दे रहा हूँ मैं, वो फ्रेमवर्क आप दिखा लो दूसरों को और फिर आप उसके अकॉर्डिंग काम करो, तो फिर आपकी अप्रोच जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी हद तक ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। तो वही फ्रेमवर्क आप स्टीन मॉडल या फिर आइडियल टाइप कह लो या फिर कंपैरेटिव मेथड कह लो। सो ये इनका फोकस था। इसके अलावा फिर हम बात कर लें अल्फ्रेड स्कूट्स, तो ये बेसिकली क्रिटिक है मैक्स वेबर की थ्योरी के। होता क्या है कि इनका ये कहना था कि मैक्स वेबर लाइक जो हम पढ़ रहे हैं ना मेंटल स्टेट एक स्मॉल स्केल प्रोसेस है, और जब वेबर का जो फोकस है ना वो कहीं ना कहीं एक लार्ज स्केल पे है, जैसे वो ब्यूरोक्रेसी, कैपिटलिज्म। तो ये चीज़ अभी हम नहीं पढ़ सकते, तो ये आप वही है ना एक माइक्रो एस्पेक्ट को आप रिलेट कर रहे हो मैक्रो से, तो इतना कंफ्यूज मत करो, ये एक अल्फ्रेड स्कूट्स का कहना था। सो इस तरीके से आप लिख सकते हो इंटरप्रेटिविस्ट के बारे में। फिर हम बात कर ले फेनोलॉजी के बारे में। तो ये आप इसको बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज इसका रिलेशन कहीं ना कहीं आपको एथनोमेथोलॉजी में दिखेगा, बिकॉज वो उनका स्टूडेंट ही था। सो इस तरीके से आप बहुत ध्यान से इसको सुनना। सो इनको हम लोग बोलते हैं बेसिकली, फेनोलॉजिस्ट को बोलते हैं कि ये प्योर नॉन पॉजिटिविस्ट है। क्यों बोलते हैं प्योर? क्योंकि इनका डिपार्चर बहुत रेडिकली था, इन्होंने पॉजिटिविस्ट एस्पेक्ट को ही डिफाई कर दिया। इनका ये था कि देखो फेनोमेनोलॉजी, आप इस टर्म को ब्रेक करो। तो इसका मतलब क्या है कि हमको कोई स्टडी जो करनी है, हम स्टडी उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से वो दिख रहा है, वो फेनोमेना जिस तरीके से दिख रहा है, या जिस तरीके से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उस चीज़ को। चलो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक एग्जांपल ले लो आप, मान लो कोई अर्ली मैन है, तो वो फायर देख रहा है, ठीक है। अब उसने आग को देखा, आग वो कहाँ से देखेगा? वॉल्केनो से देख सकता है, ठीक है, या फिर कोई पत्थर वत्थर रगड़ के जो फायर आई होगी, जैसे हम बोलते हैं ना कि फॉरेस्ट फायर, ये सारी चीज़ें जब उसने देखी होगी तो उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन डेवलप हुए होंगे। लाइक उसने आग को देख करके बोला होगा कि ये तो मुझे गर्मी दे रहा है। किसी ने बोला होगा कि नहीं नहीं, आग हमारे जो जानवर हमारे पास आते हैं हमें खाने के लिए, उनसे दूर रखता है, लाइक यूज़ ऑफ मशाल जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा कुछ आग को एक मतलब मेथड देख सकते हैं कि खाना कैसे बना सकते हैं हम आग के थ्रू। तो आप देख रहे हो एक सिंबल है आग, और उसके कितने इंटरप्रिटेशन है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी एक्शन आप देख रहे हो, समझ रहे हो, तो उसके पहले उस एक्टर की मीनिंग को समझो, उसके मोटिव को समझो कि उसने क्या वो चीज़ समझी है। तो ये इनका बेसिकली फोकस है। सो इनको हम बोलते हैं फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्शियसनेस। सो बेसिकली क्या है कि ये एक फिलोसफी बेस्ड स्टडी करते हैं, जो भी हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, और ये उस चीज़ को एक्सप्लेन करते थे। इनका जो गोल है ना बेसिकली वो यही है कि ये मीनिंग को डिस्क्राइब करते हैं, वो भी दो टर्म में, कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मैंने आग को एक्सपीरियंस किया, और मैंने मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मैंने एक आग को एक्सपीरियंस किया, और मैंने कैसे मैंने कैसे एक्सपीरियंस किया। अब तरीके अलग अलग हैं। वो खाना बनाने के लिए मैंने उसको एज अ गर्म यूज़ किया, मैंने अपने जो मेरा भगाने के लिए जानवरों को जहाँ मैं ड्वेल कर रहा हूँ, या फिर मुझे गर्मी मिलने के लिए मैंने आग का यूज़ किया। तो वो इन दोनों का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, और इन्हीं पे फोकस है इनका। और ये कहते हैं कि जो सोशल लाइफ है ना वो बेसिकली एक प्रोडक्ट है ह्यूमन कॉग्निशन का। तो जैसा मैंने आपको बोला ना कि हम पहले पॉजिटिविस्ट ये कहते थे कि सोसाइटी एक मैक्रो लेवल की वो है, उससे फिर इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल पे सोसाइटी बहुत इम्पैक्ट डालती है, और सोसाइटी की वजह से इंडिविजुअल है। बट फेनोलॉजी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, सोसाइटी जो है वो बेसिकली एक ह्यूमन कंस्ट्रक्शन है। सो कहीं ना कहीं ये डिफाई करते हैं पॉजिटिविस्ट अप्रोच को।
सो इनके अप्रोच में क्या है, बेसिकली ये कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि एक ऑब्जेक्टिव स्टडी कर सकें। लाइक अभी आपको थोड़ा ऑक्सीमोरॉन चीज़ें लगेंगी कि अरे सर सब्जेक्टिव चीज़ आप ऑब्जेक्टिव कह रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो। बेसिकली मतलब क्या है कि इन्होंने बोला कि हमें ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना है उन टॉपिक्स को जो सब्जेक्टिव है। जिसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली आप जब चीज़ों को समझ रहे हो ना, तो आप ये समझो कि उसके पीछे जजमेंट क्या है, परसेप्शन क्या हो सकता है, उसका इमोशन क्या हो सकता है, बट उसके लिए एक सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन चाहिए। एक होता ना कि आप एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करो, तो फिर जो और बायसनेस है, जैसे लोग ब्लेम करते हैं, वो बायसनेस कुछ हद तक कम हो सकती है। फिर इनके फाउंडेशन की बात कर लें। देखो इन्होंने बोला सोसाइटी इज़ अ ह्यूमन कंस्ट्रक्शन। इनके हम फाउंडेशन की बात करें तो नींव रखने वाले लोग जो हैं वो बेसिकली अल्फ्रेड स्कूट्स हैं, और इन दोनों लोगों ने इनकी थ्योरी जो है इसको सिस्टमेटाइज़ किया। अब मैंने इनका नाम क्यों लिखा हुआ है, एक्चुअली में इनको जो लर्निंग मिली है ना इसके बारे में, वो इनसे मिली है। एडमंड का क्या रोल रहा है, एडमंड वैसे इनका कोई रोल नहीं था, इनका कोई रिलेशन ही नहीं था फेनोलॉजी से। इन्होंने एक वर्क किया था, लाइक ये जर्मन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एक वर्क किया था अपनी फेनोलॉजी के ऊपर। इन्होंने कहा था कि जो कल्चरल ऑब्जेक्ट होते हैं या सिंबल्स हैं या कुछ भी, लाइक हम जो देख रहे हैं वो चीज़ों को, वो नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो बेसिकली हमने एक ह्यूमन कॉन्शियस के थ्रू से हमने उसको जो बनाया है वो है। जैसे कि आग के बारे में मैंने बताया, आग को नेचुरल मत समझो, आग को ये समझो कि आपने किस तरीके से उसको समझा है। तो इनके इस काम को ना अल्फ्रेड स्कूट्स ने यूज़ किया। बेसिकली इनका क्या था कि जो मैक्स वेबर की इंटरप्रेटिविस्ट वाली थ्योरी थी ना, उसको एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन देना चाहते थे। उसको देने के लिए इन्होंने इनके थ्योरी का यूज़ किया। तो ये जो मेन प्रोपोनेंट हैं वो अल्फ्रेड हो जाएंगे। इसके अलावा इनकी थ्योरी को जो सिस्टमटाइज तरीके से प्रेजेंट करने की बात है वो पीटर बर्जर करते हैं। ये है पीटर बर्जर और ये है अल्फ्रेड स्कूट्स। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड 1932 में। बेसिकली इनका ये एक ऑस्ट्रियन फिलोसोफर थे। इन्होंने फेनोमेनोलॉजी को ना, जैसे जो एडमंड है उन्होंने तो एक बहुत ही लाइक वैसी बात कह दी कि हाँ एक एस्पेक्ट है फेनोमेना चीज़ों को ऑब्जर्व करना, बट इन्होंने सोशल को रेफरेंस देते हुए बताया, इसलिए इनकी थ्योरी को बोलते हैं अप्लाइड फेनोमेनोलॉजी। सो इनका बेसिकली एरिया क्या था कंसर्न का, कि कैसे जो पर्सन है वो ग्रास्प कर रहे हैं कॉन्शियसनेस को। लाइक जैसे अगर मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ, मैं कैसे, मेरी तो खुद की बायसनेस होगी ही होगी। मैंने आग को देखा, मैंने आग का यूज़ तो खाना बनाने के लिए किया है, बट आपने आग का यूज़ तो भाई अपने आप को गर्म करने के लिए किया हुआ है, तो मेरी बायसनेस तो रहेगी। तो मैं अपनी बायसनेस को रखते हुए मैं आपकी बायसनेस को कैसे पढ़ रहा हूँ या फिर आपके कॉन्शियसनेस को कैसे देख रहा हूँ, वो एक मेरा टास्क होना चाहिए। इसके लिए एक टर्म दिया लिव्ड हिस्ट्री, जैसे आप ये देख रहे हो ना लाइफ वर्ल्ड। इसमें क्या है, बेसिकली पीपल क्रिएट सोशल रियलिटी अंडर कंस्ट्रेंट ऑफ कल्चरल फैक्टर एंड स्ट्रक्चर। कोई भी चीज़ होती है, हम एक हमारा कोई थॉट भी है ना, हमें कोई परसेप्शन डेवलप हुआ है कि लाइक फॉर विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, हमारा कुछ परसेप्शन है कि वुमेन ये चीज़ ऐसे करती है या बहुत इस चीज़ में बहुत सेंसिटिव होती है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ये मेरा परसेप्शन तो है, बट इसमें थोड़ा सा रूल मेरे उस कल्चर का है जो मुझे ये टीच करता है कि भाई फीमेल आर लिटिल बिट सेंसिटिव इन दिस रिगार्ड, या फिर वो बच्चों को किस तरीके से पालती हैं, वो किस तरीके से उनका सेंसिटिवनेस है, वो चीज़। तो इस तरीके से इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, इसको बोलते हैं इन्होंने बेसिकली चीज़ डेवलप करी, उसको बोलते हैं टाइपिफिकेशन। ये मतलब होता क्या है कि एक स्टैंडर्ड, एक लाइक हमको एक स्टैंडर्ड बनाना है जिसके बेसिस पे हम अज्यूम करेंगे। तो बेसिकली टाइपिफिकेशन मतलब होता है क्रिएटिंग स्टैंडर्ड सोशल कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड अजम्पशन। तो इससे क्या होगा कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है ना रियलिटी की, वो बहुत जल्दी हो जाएगी और आप इजीली चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हो। जो यहाँ पे मैंने लाइफ वर्ल्ड लिखा है उसका बेसिकली मतलब यही है कि आपकी जो नॉर्मल डे की ज़िंदगी है ना हर दिन की, आप उसमें क्या रोल प्ले कर रहे हो, वो भी एक सोशल स्ट्रक्चर के अंदर।
उस चीज़ का बहुत एम्फसाइज होगा आपके एक्शन पे। सो अब इन्होंने एक थ्योरी दी इस चीज़ से रिलेटेड, इसको कंपाइल किया, अच्छे तरीके से सिस्टमेटाइज किया पीटर बर्जर एंड थॉमस ल्यूकमैन ने। इनकी एक बुक आई थी द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। सो इसमें क्या है कि आप 3 तरीके से देखो। सबसे पहला है एक्सटर्नलाइजेशन। इसमें क्या है कि ह्यूमन गिव्स मीनिंग लाइक मेंटली या फिजिकली कह लो टू देयर रियलिटी थ्रू लैंग्वेज। अभी मैं एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल सुना ताकि आप उस चीज़ को रिलेट कर सको। मैंने आग देखा, आग मेरे लिए एक्सटर्नल है, ठीक है, मैंने आग को देखा, कुछ समझने की कोशिश करी। अब दूसरा आता है ऑब्जेक्टिफिकेशन, लाइक जो हमने आग देखा उसके बीच में एक रियलिटी इस्टेब्लिश करूँगा मैं कि उसका रोल मेरे पे क्या है। फिर होता है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को आप खुद के एक कॉन्शियसनेस में बना लो। तो होता क्या है बेसिकली, जब हम ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें रोल प्ले होता है जो हमारा फेलो होता है, हमारा जो सोसाइटी होती है, वो चीज़ों को ऑब्जेक्टिफाई करने में हेल्प करती है। फिर हम उस चीज़ को इंटरनलाइज करते हैं। अब तो मेरा परसेप्शन डेवलप हो गया आग को लेकर के। मैंने आग देखी, सोसाइटी ने आग को गर्मी के तरीके से लिया, मैंने भी आग को गर्मी के तरीके से लिया। तो अब आग को मैंने गर्मी के तरीके से जब सोच लिया तो ये मेरे थॉट प्रोसेस हो गए। अब जो मेरे पीछे लोग आएंगे, मुझे देख करके भी उनके साथ यही प्रोसेस होगा। तो ये 3 प्रोसेस से बेसिकली एक सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जो रियलिटी होती है ना, ये जो ये किताब का नाम था सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो जो रियलिटी का सोशल कंस्ट्रक्शन होता है वो इसी 3 प्रोसीजर की वजह से होता है। अगर आपको आंसर लिखने को आता है तो यू नीड टू मेंशन दीज 3। फिर हम बात कर लें तो बेसिकली देखो, पीटर बर्जर जो है वो ये कहते हैं कि पीपल कंस्ट्रक्ट अ यूनिवर्स ऑफ मीनिंग विच इज़ बेसिकली अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। सो इसमें क्या है कि आपको रिलेट करना है, या फिर आप कैसे रिलेट कर पा रहे हो और कैसे रिएक्ट कर रहे हो उस वर्ल्ड से जिसके पास यूनिवर्सल मीनिंग है। इसके अलावा एक और ये बात कहते हैं, इंपॉर्टेंट सी बात, कि लाइक सोसाइटी जो है ना वो हमको एक पपेट के तरीके से देखती है, जिसमें हम एक मतलब छोटे से पपेट हैं और हम पे एक इनविजिबल सा धागा सोसाइटी का लिपटा हुआ है और उसी बेसिस पे हम कूद फांद रहे हैं। तो इसका यही है कि जो आप अपनी मीनिंग क्रिएट करते हो ना, उसमें एक सोशल इम्पैक्ट वो देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे कि ये पॉजिटिविस्ट को भी मान रहे हैं, बट वही है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये। इसके अलावा हम गैब्रिएला फरीना की बात करेंगे। इन्होंने बेसिकली ये कहा कि फेनोमेनोलॉजी है वो स्टाइल ऑफ थॉट एंड मेथड है जिसके थ्रू इन्वेस्टिगेटर जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस और रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा हर टाइम। फिर हम डिबेट की बात कर लें, फेनोमेनोलॉजी वर्सेस पॉजिटिविस्ट की। तो पॉजिटिविस्ट आप अब रिलेट कर सकते हो, जब आप चैप्टर 2 को भी देखोगे ना, चैप्टर 2 के पार्ट 2 को भी देखो तो आप रिलेट कर पाओगे। पॉजिटिविस्ट क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो नॉर्म और रूल बाउंड है, देयरफॉर वो रिपीटेटिव होंगे। फ्रेनोलॉजिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है, इट इज़ डिपेंड ऑन लाइक मूड, सिचुएशन एंड जजमेंटल। सो बेसिकली इनका यही है कि आप साइंटिफिक मेथड से चीज़ों को नहीं स्टडी कर सकते हो। लाइक अनलाइक मैटर, मैन हैज़ अ कॉन्शियसनेस, उसके पास खुद की थॉट होगी, फीलिंग होगी, मीनिंग होगी, इंटेंशन होगा, अवेयरनेस होगा। सो मैन को आप एक सिंपली लाइक आप उसको एक वैसे नहीं कर सकते कि आप बस को ऑब्जर्व कर लिया, इसका एक्शन एक फैक्ट मिला, उसके बेसिस पे आपने एक एक्सटर्नल लॉजिक लगाया और आपने चीज़ों को इंटरप्रेट करके एक थ्योरी जनरलाइज कर दी। सो ये मत करो आप। इनफैक्ट जो अल्फ्रेड स्कूट्स हैं ये वेबर को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, ये कहते हैं कि मीनिंग जो है ना वो हमेशा नेगोशिएट होती रहती है। सो पॉसिबल नहीं है कि एक कॉज इफेक्ट, जैसा जो इंटरप्रेटेशन मैंने पढ़ा था ना, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कहता है कि जब मीनिंग इतना वैरी कर रहा है तो आप कॉज इफेक्ट कैसे रिलेट कर सकते हो। जब आप कॉज इफेक्ट नहीं रिलेट कर सकते तो जनरलाइजेशन मत ही करो। तो जनरलाइजेशन नहीं हो सकता, इसका मतलब कोई साइंटिफिक थ्योरी है ही नहीं सकती।
तो इस तरीके से इन्होंने पूरे सिस्टम को डिफाई कर दिया। फिर हम बात कर लें, देखो होता क्या है ना, अल्फ्रेड स्कूल्स जो है वो एक लाइक मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पे इनको पार्सन से इनकी मुलाकात हो जाती है। तो एक सेमिनार होता है बेसिकली, उस सेमिनार में ये डिस्कस करते हैं अपने आइडियाज़ को। सो उसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों की थ्योरी में बड़ा गैप है। इनफैक्ट पार्सन ये भी कहते हैं कि जो अल्फ्रेड की पोजीशन है ना, वो बहुत ही स्पेक्युलेटिव है और सब्जेक्टिविस्ट है, और उन्होंने हर सोशल प्रोसेस को ना बस एक कहते हैं ना कि आपने आज जो एक्सपीरियंस किया है उसी पे ही इन्होंने उसको पूरा इंटरप्रेट कर दी, पूरी थ्योरी। तो इन्होंने अपने जो सोशल प्रोसेस है उसको एक छोटी चीज़ में ला के रिड्यूस कर दिया है, वो है कॉन्शियसनेस। तो ये इनके क्रिटिक है। इसके अलावा जो और क्रिटिक की बात कर लूँ, कि इनको लोग कहते हैं कि ये सिर्फ कॉमन सेंस है, बहुत नैरो इनका स्कोप है, बहुत ही स्पेक्युलेटिव है नेचर में, और होता क्या है कि ये कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट जो कि एक सोशोलॉजी किसी भी डिसिप्लिन को चाहिए होता है वो ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये इनका एक मेजर ड्रॉबैक है। अब हम बात कर लें एथनोमेथोलॉजी की। सो बेसिकली इनके जो प्रोपोनेंट थे वो थे हैरोल्ड गारफिंकल। एथनोमेथोलॉजी का बेसिकली जो इन्होंने क्या किया, जो फेनोलॉजिकल की स्टडीज़ थी या उनके थॉट थे, उन्होंने इसको फिर फर्दर लेवल पे ले गए। इन्होंने बोला कि सोसाइटी डज नॉट रियली एग्जिस्ट इन स्ट्रक्चर्ड मैनर दैट वी परसीव इट, बट द सोशल ऑर्डर जो बेसिकली एक सोसाइटी में स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है हमारे इंटरप्रेट करने के तरीके से। तो इन्होंने क्या है, बेसिकली ये स्टूडेंट थे अल्फ्रेड के, तो इन्होंने इसकी जो थ्योरी थी ना उसको और फर्दर क्लासीफाई किया। एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूँ कंपैरिजन का, तो फेनोलॉजिस्ट बोलते हैं कि व्हाट पीपल थिंक्स, और एथनोमेथोलॉजी बोलते हैं कि क्या आप एक्चुअली में करते हो। चलो आपको मैं एक अच्छी एग्जांपल समझाता हूँ। आजकल के मॉडर्न फैमिली में क्या होता है कि सब कहते हैं कि भैया गर्ल्स को फ्रीडम दो, फ्रीडम दो, बट आप उसी टाइम पे देखोगे ना, जो पेरेंट फ्रीडम की बात करते हैं वही अपनी गर्ल को या फिर अपनी डॉटर्स को रात में निकलने नहीं दे सकते बाहर। वो उन्हें परमिशन नहीं देते हैं कि आप जाओ नाइट आउट करके आ जाओ। तो वही है ना, आप जो सोच रहे हो वो तो अलग भावना है, बट आप जो एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हो वो तो बड़ा वेरिएशन है ना। तो ये इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। देखो इन्होंने सोशल फैक्ट का नाम दिया है, बेसिकली हमने इसे डुरखाइम के टाइम पढ़ा था। तो गार्फिंकल का कहना था कि सोशल फैक्ट तो सच में सही बात है कि सोशल फैक्ट जो है वो फंडामेंटल सोशोलॉजिकल फेनोमेना है, बट सोशल फैक्ट जैसा कि डुरखीम ने कंसिडर किया था ना कि वो एक्सटर्नल है, कोहेसिव है, ऐसा नहीं है, ये इंटरनल है। सोशल फैक्ट जो है वो बेसिकली इंटरनल है और आप खुद डेवलप करते हो। तो इस तरीके से इन्होंने सोशल फैक्ट का यूज़ किया, बट उसके लिए एक अलग से अपनी थ्योरी थी। सो इन्होंने भी कहीं ना कहीं यूज़ जो है वो टाइपिफिकेशन का किया, लाइक एक टूल बनाना और उसमें हम उस सोशल रियलिटी को समझेंगे। सो ये चीज़ है, ये बहुत ही मतलब इनका जो मेन स्ट्रीम सोशोलॉजी थी ना उसके अगेंस्ट थे वो, जो इंटरप्रेट करता था कि जो हम बेसिकली सोशल पर्सन है वो एक कल्चरल डोप है, बस एक सिंपली वो एक्ट करते हैं जैसा उन्हें कल्चर बोलता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं एक्ट कर रहा हूँ ना तो उसमें कहीं ना कहीं मेरी खुद की भी कुछ बायसनेस है या फिर मेरी खुद की भी कुछ परसेप्शन है। इसके अलावा गार्फिंकल की बात करें, इसेंशियली रिफ्लेक्सिव, बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के वो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को देखते रहते हैं और उस सिचुएशन को प्रिज्यूम करते हैं उसके पैटर्न के बेसिस पे। उसमें क्या है कि जो एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है उस सोसाइटी को लेकर के या उस सिचुएशन को लेकर के वो कैसे देख रहे हैं। सो एथनोमेथोलॉजी का बेसिकली क्या है कि जो सोशल वर्ल्ड है ना वो कहते हैं कि ये बस एक नथिंग मोर देन कंस्ट्रक्ट, इंटरप्रिटेशन और अकाउंट ऑफ इस मेंबर। जो भी एक सोशल वर्ल्ड डिज़ाइन हो रहा है ना उसमें एक इंडिविजुअल के आइडिया का बहुत बड़ा रोल है। अकाउंट की बात करें तो इसमें जो उन्होंने एक एड्रेस किया है अकाउंट के बारे में, और कॉन्वर्जेशनल एनालिसिस। अकाउंट बेसिकली मतलब होता है कि एक्टर डिस्क्राइब स्पेसिफिक सिचुएशन,
लाइक इनका जो बेसिकली फोकस है ना वो इस चीज़ पे है, जो अटेंशन वो दे रहे हैं वो इस चीज़ पे है कि पीपल का जो पीपल जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस सिचुएशन को स्टडी करना। लाइक जैसे एक हस्बैंड है, वो रात में अपने घर आ रहा है लेट नाइट में। सो अब एथनोमेथोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट क्या होगा कि वो ये देखे कि किस तरीके से कन्वे कर रहा है वो अपनी वाइफ को, कि क्या रीज़न हो सकता है कि वो इतना लेट क्यों आ रहा है। इसीलिए इन्होंने बोला है कॉन्वर्जेशनल एनालिसिस। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली सोशल इंटरेक्शन जो हो रही है, लाइक वर्बल, नॉन वर्बल, मैं कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मेरा हाथ कैसा है, मेरा फेस एक्सप्रेशन कैसा है, इस चीज़ को हम डील करने वाले हैं और इस चीज़ को हम स्टडी करने वाले हैं कि हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो एक जो हमने कॉन्वर्जेशन डेवलप करी है, हम उसे कैसे एनालाइज कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से इनका एक अप्रोच है। फिर हम बात करेंगे, इसमें एक थिंकर हैं जिमेमर और वीडर, इन्होंने बेसिकली बोला है कि हाउ मेंबर ऑफ सोसाइटी गो अबाउट द टास्क ऑफ सीइंग और डिस्क्राइबिंग और एक्सप्लेनिंग द ऑर्डर इन विच दे लिव। वो जिसमें रह रहे हैं उसको कैसे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बारे में हमको स्टडी करना है। अब इनके क्रिटिक की बात कर लें तो एंथोनी गिडन जो बोलते हैं कि इनके पास कोई गोल नहीं है, ये बस पढ़े जा रहे हैं, चीज़ों को पढ़े जा रहे हैं। भाई आप किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हो तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव आइडिया होना चाहिए ना, कि अच्छा ये हमारा पैटर्न होगा, ये हमारा गोल होगा। ये नहीं बस पढ़ने जाना है, आपको जैसा चीज़ें पोर्ट्रेट की जा रही हैं आप बस उसको देखते जाओ, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आल्विन गॉन्डलर कहते हैं कि इन्होंने जो इंटरेक्शन बेसिकली जो रियलिटी शेप हो रही है उसमें एक पावर डिफरेंशियल है, उसको उन्होंने ऑब्जर्व ही नहीं किया है। लाइक वाइफ की पावर कुछ और हो सकती है, हस्बैंड की पावर कुछ और हो सकती है। क्या पता वाइफ डोमिनेट ना करती हो उतनी, तो हस्बैंड बहुत तेज चिल्लाएगा कि तुमको क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं जाऊँ लेट आऊँ ना आऊँ। वाइफ बहुत डोमिनेट करती होगी तो वाइफ हस्बैंड बोलेगा कि अच्छा कुछ ऐसा रीज़न था, मेरे दोस्त का हो गया था एक्सीडेंट, मैं वहाँ पे गया हुआ था, ये वो, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन वेरी करता है जब एक डिफरेंशियल पावर होती है। गोल्डथ्रफ की बात कर लें तो उन्होंने बोला कि व्हाट मेंबर डोंट रिकॉग्नाइज डजंट एग्जिस्ट फॉर देम। तो ऐसा नहीं है आप वो चीज़ आप बस वही जो आपने देख रहे हो आप उसी को एक्सप्लेन किए जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप नहीं भी देख रहे हो ना, उसका भी एक इम्पैक्ट होता है। तो ये इनकी थ्योरी। अब हम आगे देखते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। इसमें क्या है, GH मीट और CH कूले, इन्होंने एक थ्योरी दी थी। बेसिकली जो की थ्योरिस्ट हैं वो यही है, इनका था कि लुकिंग ग्लास सेल्फ, अपने आप को दूसरों की आईनों में देख करके आप जो बनाते हो वो सब आईनों में देख करके खुद को बनाते हो। इसके बारे में आपको मैं अच्छे से बताऊंगा जब अपन लोग वो पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में पढ़ेंगे इसको। सो हर्बर्ट ब्लोनर जो हैं वो बेसिकली स्टूडेंट होते हैं मीड के, इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया, कॉइन किया एक टर्म को, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सो इनके क्या था कि इन्होंने एक बेसिकली रेफरेंस बनाया कि आपको अगर समझना है इंडिविजुअल को तो एक पहले तो आप एक सिंबल क्रिएट करो, और सिंबल जो सिंबल है ना, बेसिकली एक सिंबल एग्जांपल ले लो, उसको वो कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, हमें उस चीज़ को स्टडी करनी है। चलो आपको एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ मैंने एक एग्जांपल कोट किया है पेड़ का। सो बेसिकली ट्री को अगर जब मैं सिंबल लेता हूँ, ट्री एज अ सिंबल कंसीडर करो, इसके बहुत डिफरेंस मीनिंग हो सकते हैं। मान लो आप एक बार गए, आप ट्री का छांव देखा आपने, आप उस ट्री के शेड में जाकर के सो गए। फिर दूसरी बार आप एक और आदमी गया, वो उस ट्री के पास बैठा और उसको किसी चींटी ने काट लिया। सो अब क्या हुआ, अब दोनों के लिए डिफरेंट मीनिंग हो गई। एक के लिए तो वो आराम करने की जगह है और दूसरे के लिए वो चींटी काटने की जगह है। सो एक पेड़ को बहुत अच्छे तरीके से परसीव कर रहा है कि भाई उसको वो रिलैक्स मिलता है, उसको वो एक पेनलेस फील मिलती है, और दूसरे को क्या है, उसको लगता है कि बहुत पेनफुल जर्नी है, मतलब एक जो उसकी शेड का आराम लेना भी ना वो एक पेनफुल एक्ट है। तो इस तरीके से एक सिंबल के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। पेड़ अगर मैं सिंबल लूँ तो उसके मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम एक एग्जांपल लें लाइक स्मोकिंग का, सो उसमें क्या है कि हमें पता है, उस पर फोटो लगी होती है पीछे कि इससे कैंसर हो सकता है, बट तब भी उसके बाद भी लोग टीनेजर स्मोकिंग किए पड़े हुए हैं। सो उसमें क्या है, बेसिकली हमारा एक इंटरप्रिटेशन है उस सिंबल को लेकर के। कुछ लोग ये मानते हैं कि स्मोकिंग करना बहुत कूल चीज़ है,
और ठीक है वो हम अभी इतने टीनेज जीवन में है कि हमें इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं स्मोकिंग के लिए एक उनका पॉजिटिव इमेज उन्होंने प्रोजेक्ट करी हुई है, और उसमें एक बहुत बड़ा रोल उनके पीयर्स का रहा होगा। जिस पीयर्स में वो रहते हैं, जिस दोस्तों यारों में वो रह रहे हैं, वो किस तरीके से स्मोकिंग को ले रहे हैं। तो जो एक सिंबॉलिक मीनिंग है ना स्मोकिंग की, वो कहीं ना कहीं एक जो फैक्ट बेस पे मीनिंग है। फैक्ट बेस मीनिंग क्या हो गया? टोबैको कॉज कैंसर। सो ये एक फैक्ट बेस मीनिंग है। और इसको मेरे दोस्तों ने या फिर मैंने कैसे इंटरप्रेट किया कि ठीक है हम यंग हैं, हम चीज़ों को टॉलरेट कर ले जाएंगे, कूल दिखने के लिए इतना करना पड़ता है। सो इस तरीके से हमने एक सिंबल को डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से इंटरप्रेट किया। फिर हम बात कर लें हर्बर्ट ब्लूमर ने कैसे इसको लाइक इस थ्योरी को कैसे उन्होंने फ्रेम किया। उसके पहले ये बोलते हैं माइंड। इन्होंने 3 बेसिकली मेन पॉइंट दिए अपनी सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म के लिए। इन्होंने पहले बोला माइंड, फिर दूसरा बोला सोशलाइजेशन, तीसरा बोला इंटरैक्शन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि माइंड, ह्यूमन एक्ट टूवर्ड थिंग ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग दे हैव फॉर देम। मैंने पेड़ को देखा, मेरे लिए कुछ उसकी एक अलग सी मीनिंग थी, या तो मुझे वो शेड देगा, या तो वहाँ पर मुझे चींटी काटने वाला फियर होगा। अब फिर क्या हो गया? मैंने ये जा करके अपने दोस्तों को बताया, मेरे दोस्त में से कुछ मुझे ऐसे मिलेंगे। अब मान लो मुझे एक संगत ऐसी ही मिल गई जिसमें सबको चींटी ने ही काटा होगा, ठीक है, और एक ऐसा संगत मिल गया जिसमें सिर्फ लोगों ने उसके शेड के मजे लिए होंगे। अब डोमिनेट जो फैक्टर है, अगर मान लो लेट्स एग्जांपल कर लो, अगर डोमिनेट फैक्टर ये है कि लोगों को चींटी काटी होगी, वो उनकी तादाद ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं एक मेरा परसेप्शन डेवलप हो गया ना। अब एक जो यहाँ पे लिखा है टर्म मैंने, इंटरनल कॉन्वर्जेशन, अब मेरा परसेप्शन डेवलप हो गया कि भाई इतने लोग को चींटियों ने काटा हुआ है पेड़ के पास, इसका मतलब पेड़ जो है वो एक नेगेटिव, मेरे लिए एक नेगेटिव इमेज है पेड़ की। तो यही होता है, पहले आपने एक चीज़ को देखा, उसको आपने अपने फेलो जो आपके हैं सोशल, जो बेसिकली सोशल आपके साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके परसेप्शन को देखा और आपने उस चीज़ को इंटरनलाइज कर लिया। सो ये एक 3 प्रोसेस जो बात करते हैं कि किस तरीके से आप किसी सिंबल को देख करके आप क्या इंटरप्रेट करते हो। सो बेसिकली सोशल सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म जो है वो बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म को डिफाई करते हैं। ये कहते हैं कि मैन जो है, लाइक सोशल मैन जो है, वो एक खुद सोशल रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है, उसमें मीनिंग जो होती है वो इंट्रैक्शन के थ्रू आती है। सो इनका यही परसेप्शन था। इसमें C.H. कूले ने अपनी बात कही है, एविन गॉफ। अब वैसे आपको मैं लैंग्वेज के बारे में बता दूँ तो सिंबल क्या है? सिंबल आप ट्री को ले लो, और लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि ढेर सारे सिंबल, उनका एक कलेक्शन। और सिंबल क्रूशियल क्यों होता है? क्योंकि हर एक ह्यूमन वे का जो इंटरेक्शन है ना, या फिर आप कैसे परसीव करते हो, उसको डिफाइन करने में सिंबल का बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम मान लो कि विदाउट सिंबल जो है आप कोई मीनिंग डिटरमाइन ही नहीं कर पाओगे। जैसे क्या होता है कि हम एक टीचर है और मेरा फ्रेंड है, दोनों पर्सन ही है, बट दोनों में एक डिफरेंस है ना। हमने एक सिंबल क्रिएट किया ना कि टीचर का लेवल थोड़ा हाई है, फ्रेंड का लेवल थोड़ा मेरे बराबर ही है। चेयर ले लो, चेयर एक सिंबल है, चेयर पे आप बैठ सकते हो, चेयर को आप उठा करके किसी को मार भी सकते हो। ठंड आ रही है, लकड़ी का चेयर है, आप उसे जला के आग भी सेक सकते हो। तो सिंबल एक है, मीनिंग डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप सिंबॉलिक इंट्रैक्शन को समझते हो। फिर हम बात कर रहे हैं C.H. कूले की, तो इन्होंने बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया था लुकिंग सेल्फ ग्लास। इसमें क्या है, जो एक सेल्फ, जो मेरा खुद का एक परसेप्शन है मुझे ले करके, वो खुद से डेवलप नहीं हुआ है, वो बेसिकली मैंने इंटरेक्ट करते गया हूँ लोगों से, और फिर लोगों ने जो मेरे बारे में परसेप्शन, जैसे मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार तो बहुत ब्रिलियंट है, तीसरे ने बोला यार तो बहुत ब्रिलियंट है, उसने बोला बहुत तो ब्रिलियंट है, बहुत तो ब्रिलियंट है, तो मेरे अंदर ये परसेप्शन डेवलप हुआ कि मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ। तो यही चीज़ है, लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये बहुत कूल है, बहुत कूल है, तूने 2-3 लोगों ने बोल दिया कूल है, कूल है, तो इस तरीके से कूल होने का परसेप्शन डेवलप हुआ। तो इसी को बोलते हैं लुकिंग सेल्फ ग्लास। इसमें क्या है कि जो और लोग हैं वो एज अ मिरर काम कर रहे हैं, जिसमें आप खुद को देख रहे हो। वो एक ग्लास है जिसमें आप खुद को देख रहे हो और उसके अकॉर्डिंग अपने परसेप्शन डेवलप कर रहे हो।
फिर हम बात कर लेंगे इरविंग गॉफमैन की। तो इन्होंने बोला कि सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म जो है, मतलब बेसिकली ये जब एक मेंटल असाइलम को स्टडी कर रहे थे, उस पर इन्होंने बोला था कि जो भी ये सिंबॉलिक लाइक इंट्रैक्शन है ना, वो बेसिकली वो एक सोशल इनकाउंटर है। जो भी हम सोसाइटी में देख रहे हैं ना, उसके बेसिस पे हमारा इंडिविजुअलिज्म डेवलप होता है। फिर हम बात करेंगे एरी हॉल्स की। तो इन्होंने बोला कि बेसिकली एक इन्होंने ना डेल्टा एयरलाइन को स्टडी किया था। इनकी थ्योरी बड़ी कॉमन सी, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इन्होंने पढ़ा कि एयर हॉस्टेस जो है वो कैसे अपने इमोशन को मैनेज करती हैं। लाइक वो आपके सामने हमेशा हंस के बात करेंगी, मतलब हमेशा वो आपको सर 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 रिस्पेक्ट देते ही बात करेंगी। सो कहीं ना कहीं भले वो कितने अंदर से दुखी हों, सो वो इसी इमोशन को पढ़ती हैं। वो कहती हैं कि इमोशन लेबर, उन्होंने इसको टर्म दिया इमोशन लेबर। इमोशन इज़ नॉट कमोडिटाइज, सॉरी, इमोशन इज़ ऑल्सो कमोडिटाइज। इसमें क्या है कि जो आपकी इमोशन है ना, उसकी एक वैल्यू है, उसका एक रेट डेसिफाई कर दिया गया। फिर GH मीड की बात कर लें तो इन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था मी और आई। इसको हम आराम से पढ़ लेंगे। लाइक मी का यही होता है कि अपने आप को देखना किसी सोशल रोल में। आई का मतलब होता है कि एक कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो कि इंटरेक्शन के थ्रू डेवलप होता है। फिर हम बात कर लें जोएल एम चारोन की। ये बेसिकली कहते हैं कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उन्होंने बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करी है। उन्होंने बोला कि ह्यूमन बीइंग जो है शुड बी कंसीडर्ड एज अ सोशल एंड थिंकिंग बीइंग। सेकेंड कहते हैं ह्यूमन परसीव देयर इन्वायरमेंट सब्जेक्टिवली, ना कि ऑब्जेक्टिवली। तीसरा कहते हैं कॉज ऑफ ह्यूमन एक्शन लाइज इन प्रेजेंट एंड दे आर नॉट पैसिव टू देयर इन्वायरमेंट। सो बेसिकली इस तरीके से हमने ये सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में जिन जिन के जो रोल रहे उनको देखा। अब बात कर लें हम क्रिटिक्स की। तो क्रिटिक का यही कहना है कि इन्होंने एक सोशल लाइक पावर फैक्टर, जो मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड वाइफ का पावर रिलेशन, या एक स्ट्रक्चर है जैसे कास्ट स्ट्रक्चर जो है, अपर कास्ट किस तरीके से चीज़ों को मतलब परसीव कराने में, और लोअर कास्ट जब परसीव करते हैं तो उनमें वेरिएशन आता है। जैसे सेंसिटाइजेशन देख लो, तो वो इन चीज़ों को डिफाई करता है ना, वो इंडिविजुअल फैमिली में थोड़ा डिस्क्राइब होता है। फिर हम बात कर लें जैसे इन लोगों का जो एनालिसिस है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत छोटे लेवल पे, स्मॉल स्केल पे है, तो वो वैरी बहुत करेगा। जब आप वैरी करेगा तो आप ठोस बात कैसे रख सकते हो। उसके अलावा एक मार्क्सिस्ट की थ्योरी की बात कर लें तो ये तो यही है ना कि इनका सब कुछ कहते हैं कि बेसिकली क्लास रिलेशनशिप, हर चीज़ एक एक्सटर्नल फैक्टर से डिपेंडेंट है। वो एक्सटर्नल फैक्टर है पैसा, इकोनॉमिक चीज़। ये इंटरेक्शन आप सब हटा दो। तो इस तरीके से आप कुछ क्रिटिक का यूज़ कर सकते हो। आपको और एग्जांपल दूं मैं, जैसे मान लो स्किडमोर ने बोला है कि ये बेसिकली एक्सप्लेन करने में चूक इनसे हो गई कि क्यों पीपल कंसिस्टेंटली चूज़ करते हैं किसी एक्ट को लाइक अपने तरीके से, लाइक दे चूज टू एक्ट इन अ गिवन वे इंस्टेड ऑफ ऑल अदर पॉसिबल वे। वो एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में ही क्यों काम करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो नॉर्थ कोरिया का, वहाँ पे सोशल बिहेवियर क्या है, रेगुलेट किया जा रहा है स्टेट के थ्रू। तो बहुत सारे वहाँ पे रिस्ट्रेंटमेंट लगे हैं आपके इंटरेक्शन के बीच में, आप खुद से बहुत चीज़ें नहीं कर सकते हो। सो इस तरीके से आपने बेसिकली 4 चीज़ को पढ़ा, जिसमें हमने देखा इंटरप्रेटिविस्ट, फ्रेनोलॉजी को देखा, एथनोमेथोलॉजी को देखा और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को देखा। सो अब हम, ये हमारे चैप्टर 2 का कंप्लीशन है। अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड, इसमें आपको कुछ टेक्निक्स जो हैं उन टेक्निक्स में बहुत सारे एग्जांपल भी कोट कराने वाला हूँ। सो इस तरीके से हम आगे वाले चैप्टर को देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।